चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं आकाशेन्द्रियात् परं बिन्दुकालातीतं च गुरुं प्रणम्य भवतां समेषामपि दर्शकानां नमो वाक्पुरस्सरं स्वागतं समाचरामि। इयमहमस्मि लता। अद्यतने कार्यक्रमे प्रवाचिका। चराचरं स्थावर जंगम जगच्च येनास्ति परिव्याप्तं तस्मै श्री गुरवे प्रणम्य अत्र उपस्थितः अयमहं नीतीश भारद्वाजः अपि दर्शकान् साभिनन्दनं वन्दे। वीक्षकाः यथा विदन्ति एव भवन्तः यत् वार्तावलीति कार्यक्रमे वयम् अति प्राचीनां परं नित्यं नूतनां समृद्धां भारतीयां ज्ञानपरम्परां भवतां समक्षं प्रस्तुमः। अथ एतस्याः एव समृद्धायाः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः समारम्भः वैदिककालतः एव सञ्जातः इत्यपि सर्वविदितमेव। स्पष्टमेव दर्शकाः, वैदिक कालः वेदेषु आधृतः अस्ति। अथ वेदाः न केवलं ज्ञान विज्ञान भण्डाराः परं नैतिकता मानव मूल्यादीनां स्रोतत्वेन अपि सन्ति वेदाः। एतेषामेव वेदाधृतानाम् उत भारतीय ज्ञान परम्पराणां ज्ञानमवाप्य वयं सदाचारिणः व्यावहारिकाः समाजोपयोगिनः च भवामः। समीक्षकाः अद्य एतादृशान् एव वेदोक्तान् समाजोपयोगि विषयान् प्रस्तोतुं सन्नद्धाः। वयं साम्प्रतं कार्यक्रमस्य समारम्भं कुर्मः। सर्वादौ सुभाषितं च प्रस्तुमः। माता पितृश्च ये वृत्तिं वर्तन्ते धर्मकोविदाः वर्जयन्ति दिवा स्वप्नं दुर्गाण्यति तरन्ति ते। जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति सदा ही माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं और दिन में कभी सोते नहीं हैं, उनके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। The individual who conscientiously serves his parents and abstains from daytime slumber shall have all his troubles eradicated. सुष्ठु प्रतिपादितं सुभाषितं श्रुत्वा सूर्यचन्द्रमसा विवैव चलत्वम् अस्माभिः अपि सन्धार्यम् इति सिद्धम्। नीतीश, ननु स्मरति यत् अस्माकम् अग्रिमः प्रवाही वार्ताभागः तु संसारे सञ्चलत्वमेव सविशेषं सन्दर्शयते। समुचितमेव। समीक्षकाः सन्धारयन्तु इह साम्प्रतं सप्ताहावधौ समाचरिताः संकलिताः च प्रवाही वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ली स्थिते भारत मंडपम इत्यत्र विश्व रिक्त समितेः 44तमं सत्रम् उद्घाटितवान्। भारते प्रथमवारम् आयोजिते एतस्मिन् सत्रे प्रायः 50-शताधिकेभ्यः देशेभ्यः 2,000-प्रतिनिधयः भागं गृहीतवन्तः। अत्रान्तरे स्वीय भाषणक्रमे प्रधानमंत्री भारतस्य गौरवपूर्ण रिक्तस्य उल्लेखं कृतवान्। 25तमे कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास क्षेत्रे निर्मितं कारगिल युद्ध स्मारक स्थलम् उपेत्य हुतिङ्गतेभ्यः भारतीय वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री लद्दाखस्थले शिन्खुन्ला सुरंग इत्येतस्य जगतः बृहत्तम सुरंगस्य निर्माणाय शिलान्यासमपि विहितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रणव मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी इत्यत्र गतवती। पूर्वम् अध्यापिकात्वेन शिक्षणदायित्वं निभालितवती राष्ट्रपतिवर्या केन्द्रीय विद्यालयस्य नवमकक्षायाः छात्रैः समं पर्यावरण विषयमवलम्ब्य संवादं कृतवती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः लाओस देशे आसियान भारत पूर्व एशिया शिखर सम्मेलने अथ आसियान क्षेत्रीय मंचस्य प्रारूपत्वेन आयोजिते विदेश मन्त्रिणाम् उपवेशने सहभागितां समाचरितवान्। असम राज्यस्य चराईदेव जनपदस्थितानि अहोम युगस्य मोइदम इत्येतत् स्थलानि यूनेस्को संस्थायाः विश्वरिक्तसूचौ समावेशितं गतानि। चराईदेव जनपदे मोइदम इत्येतानि स्थलानि उत्कृष्टाम् अहोम संस्कृतिं प्रदर्शयन्ति, यत्र पूर्वजान् प्रति अत्यधिक श्रद्धा परिलक्ष्यते। फ्रांस देशस्य राजधान्यां पेरिस नगरे भव्य कार्यक्रमायोजनैः समम् ओलम्पिक प्रतियोगितानां समारम्भः जातः। उद्घाटन समारोहे भारत टेनिस क्रीडिकायाः पीवी सिन्धोः अथ शरद कमलस्य नेतृत्वे भारतीय दलेन त्रिवर्णध्वजः उत्तोलितः। नीतीश, विचारयतु
वेदोक्तं भारतीयं वैविध्यपूर्णं त्रिषु कालेषु अपि संग्राह्यं वैज्ञानिकं ज्ञानं तु वैदिककालतः साम्प्रतं यावत् तथैव जीवति इत्यत्र ज्ञानपरम्परा परिपोषकाणाम् अस्ति महान् श्रमः। तत्तु सत्यमेव। सदैवाभवन् अथ सन्ति हि देशे तादृशाः संस्कृतिसंरक्षकाः प्रशंसकाः ये न केवलं ज्ञानोपार्जने अपि तु भारतीयज्ञानसंरक्षणे अपि सर्वात्मना भवन्ति तत्पराः। आम्, भारतीयरिक्थस्य संरक्षणपुरस्सरं लोककल्याणाय प्रयतमानानां महान् प्रयत्नविषये अस्माभिः अवश्यम् अवगन्तव्यम्। सहैव एतस्मिन् विषये अस्माभिः अवश्यं सूचनीयाः अस्माकं दर्शकाः अपि। निश्चयेन। दर्शकाः, सद्य एव समारब्धे भारतीय रिक्थस्य संरक्षणपरे प्रभूत प्रकल्प विषये यथा भवन्तः सविस्तरं जानीयुः तदर्थमेव अस्ति प्रस्तूयमानम् अस्माकं विशिष्टं हि वृत्तमेतत्। विशालं संस्कृतसाहित्यं यत् पाण्डुलिपिभिः सहकृतं सत् समृद्धम् अधिकं समृद्धं हि जातं जायमानमपि। एताः एव पाण्डुलिपयः ताडपत्र भूर्जपत्र हस्तप्रति लिपिग्रन्थमातृका ग्रन्थादीनामभिः परिकीर्त्यन्ते। पाण्डुलिपीनां हि एतासां मुख्यम् उद्देश्यं निस्सन्देहं भारतीयज्ञानराशेः प्राचीनपरम्परायाः संरक्षणम्। यदर्थम् अद्यतनप्रविधिमयः युगः अपेक्षितानां विशिष्टोपकरणानां प्रोन्नतकौशलानां च युगपत् साहाय्यं स्वीकर्तुं सन्नद्धप्रायः। भारत में किसी को पता नहीं कितनी हैं, लेकिन ये मानी जाती हैं कि 3 करोड़ से 60 लाख के बीच में पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। सेंट्रल एस्टिमेट अलग अलग जो अथॉरिटीज ने किया है उसका 1 करोड़ करीब आता है। कोटिशः पाण्डुलिपि संरक्षणार्थं तत्पराः सन्ति बह्व्यः संस्थाः। एतासु एव उदयपुरस्था बहुद्देशीया धरोहर नाम्नी संस्था अतिविशिष्टा, यया लक्षशः पाण्डुलिपीनां संरक्षणं संग्रहणं सूचीकरणं च साङ्ख्यिकीकरणं सम्पाद्यमानमस्ति। यया च भारतस्य प्राचीनतः प्राचीनतरं साम्प्रतं यावच्च पाण्डुलिपिपरम् अप्रकाशितं ज्ञानम् अनेककार्यक्षेत्रीयैः सहैव सम्भूय सर्वसमक्षमस्ति आनीयमानम्। The Vedic Sanchodhan Mandal in Pune, who said use us as a pilot body. So एक लाइब्रेरी, उनका कलेक्शन और हम 4 लोग, काम वहाँ से शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते 15 लाइब्रेरीज हमारे साथ जुड़ गई हैं और वैदिक संशोधन मंडल के पास करीब 15,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। अब हम करीब 1,20,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी हमारे पास अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनका कि हमें काम करना है। साम्प्रतमेव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य धरोहर इत्येतस्य च मध्ये पाण्डुलिपीनां संरक्षणम् आङ्किकीकरणं च उद्दिश्य जातः महत्वाधायकः सन्धिविशेषः, येन प्रच्छन्नज्ञानराशीनां शोधादिदिशा स्यात् समुद्भवः विशेषतः। डिजिटल युग आ गया तो हमने सोचा ये बहुत पुरानी बातें हैं, हमारे देव मंदिर में जैसे प्रतिमाएं होती है ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने किसी को नहीं दिया, तो स्पर्श करने भी नहीं दिया। तो उसका मतलब आज हमने बहुत खोया है। और कोट्यम शोपि न विद्यते, ऐसे बात हमारे पुराणों में आता है, तो वो बात सच है ऐसा मुझे लगता है। तो उसके बाद जो भी बचा है उसको एकत्रित करने का प्रयास तो कर लिया है। वस्तुतः संस्कृताध्ययनाध्यापन शोधकर्मभिः सह पाण्डुलिपीनां संरक्षणाय सर्वथा सज्जस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अथ क्रियमाणप्रयत्नविशेषस्य धरोहर इत्यस्य च संयुक्तोद्यमः एषः पाण्डुलिपीनां संरक्षणप्रकाशनदिशा विशेषदिग्दर्शकः भवितुमर्हः। संप्रति हमने धरोहर संस्था के साथ, उदयपुर में स्थित धरोहर संस्था के साथ जो अनुबंध कार्य किया है, उसके चलते शीघ्र ही इन पांडुलिपियों का डिजिटल कैटलॉग जो है वो भी ऑनलाइन रूप से शोधकर्ताओं के लिए प्रकाशित होगा। तो विश्व भर में विद्वान जो है वो अपने घर पे बैठ के भी इन पांडुलिपियों का अन्वेषण कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं।
एतासां पाण्डुलिपीनां संरक्षणेन सह प्रविधिपरः युववर्गः अनेक नवपाण्डुलिपिनिहितं प्रच्छन्नं ज्ञानराशिं साम्प्रतम् इतोऽपि सारल्येन समवाप्य नूतनशोधकार्यार्थं भवेत् सज्जः, यद्द्वारा संस्कृतस्य प्राचीनतया सहैव तदीयं युगानुरूपत्वमपि निश्चयेन जायेत स्पष्टतः स्पष्टतरम्। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। ज्ञानसंवर्धकं वृत्तम्। दर्शकाः, ज्ञानविज्ञानक्रमम् इतोपि अग्रे सारयितुं सरामः कार्यक्रमस्य अग्रिमं त्रिज्याप्रभागं प्रति। एतस्मिन् हि त्रिज्याख्ये साक्षात्कारक्रमे अद्य विशिष्ट संवादाय अतिथित्वेन अस्माभिः सह समुपस्थितः अस्ति अखिल भारतीय प्रविधि शिक्षा परिषदः अध्यक्षः अनिल सहस्रबुद्धेवर्यः। नमो नमः दर्शकाः। वार्तावल्याः त्रिज्याप्रभागीये संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति प्रथितः शिक्षाविद् अथ च NETF इति राष्ट्रीय शैक्षिक प्रविधि मंचस्य अध्यक्षः प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धेवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमं वार्तावल्याः संवादक्रमे स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। महोदय, सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यतः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः पोषिकासु विविधभाषासु संस्कृतम् अन्यतमा भाषा अस्ति। वस्तुतः भवतः एतस्याः भाषायाः विषये किं चिन्तनमस्ति, अथ च जीवने कदा प्रथमवारं संस्कृतेन सह भवतः परिचयः जातः? सबसे पहले बचपन से घर में माँ हो, दादी माँ हो, जो संस्कृत के श्लोक पढ़ाते थे, उससे संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, ये ज़रूर समझ में आ रहा था और इच्छा भी थी कि संस्कृत सीखना चाहिए। लेकिन जब मैं जहाँ पैदा होके स्कूल में गया, वहाँ ना स्कूल में ना हाई स्कूल में संस्कृत विषय पढ़ने के लिए कोई टीचर नहीं थे, इसलिए संस्कृत विषय लिया नहीं जा सकता था। इसलिए मैं 10वीं कक्षा तक संस्कृत से पूरा का पूरा वंचित रहा। लेकिन जो अंदर एक इच्छा थी, तो उसके वजह से जब 11वीं में गया तो बिना पहले वाला बेसिक फाउंडेशन न होते हुए डायरेक्टली मैंने संस्कृत विषय एक भाषा के विषय के रूप में 11वीं और 12वीं कक्षा में लिया हुआ था। तो ये संस्कृत का परिचय उस समय से हुआ था। लेकिन जब इंजीनियरिंग करने आए, फिर उसके बाद PhD की, भारतीय प्रौद्योगिकी विज्ञान जो है ऐसे जगह में अपना कार्य किया और यहाँ AICT में अध्यक्ष के रूप में यहाँ आके ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आ रही थी और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई, उसके पहले से ही हमारा ये विचार था कि सारे छात्रों को संस्कृत भी आना चाहिए और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में भी जानकारी आनी चाहिए। लोगों को डायरेक्ट इंजीनियरिंग में कंपलसरी संस्कृत तो किया नहीं जा सकता, इसलिए हमने उसको एक इलेक्टिव के रूप में, चॉइस के रूप में लोगों के सामने पेश किया। एतत् सम्बद्धमेव महोदय प्रष्टुम् इच्छामि, यथा भवान् प्रविधिनिष्णातः सन् भारतीयभाषासु विशेषरूपेण संस्कृतभाषायां रुचिमान् अस्ति। प्रविधिक्षेत्रे विशेषरूपेण संस्कृतस्य किं योगदानं, किं वा स्वरूपं भवान् पश्यति? देखिए, तकनीकी और प्रौद्योगिकी जो भी संस्थाएं हैं, सबसे प्रथम वहाँ सब लोग जगह में 1 या 2 संस्कृत के प्राध्यापक होने चाहिए और हमारी तकनीकी शिक्षा देने वाले शिक्षक और संस्कृत शिक्षक मिलके हमारे वेदों में, पुराणों में जो लिखा है उसके बारे में जानकारी लेते हुए उसमें से जो गूढ़ रहस्य जैसा आज है उसको बाहर निकालने के लिए प्रयोग करने चाहिए। ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ उसमें से निकल के आती है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे कॉलेजों में आज के दिन ऐसा विषय नहीं था, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने एक इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम से, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा, ऐसा एक मैंडेटरी नॉन क्रेडिट कोर्स, क्रेडिट करने से उसका ग्रेड CGPA में आता है तो लोगों को लगता है कि ये हमारे ऊपर को थोपा जा रहा है, लेकिन लोगों को सीखना अनिवार्य किया, लेकिन उसका ग्रेड लेना है नहीं लेना है वो ऐच्छिक रखा।
और ऐसे करके लोगों के सामने हम हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को सिखाने के लिए एक प्रयोग शुरू किया। लेकिन ये 18 में जब शुरू किया तभी हमको एक ध्यान में आया कि हमारी ग्रंथ बहुत है और सारे ग्रंथों का अध्ययन करके स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षकों को भी समस्याएं हैं और उसी तरह शिक्षार्थियों को कौन कौन से किताबों को देखना है, हजारों किताब है हमारी। तो इसलिए हमने IIM बेंगलुरु के स्थित डॉक्टर महादेवन जो वहाँ कोर्स लेते हैं मैनेजमेंट का, श्रीमद् भगवद गीता का भी इलेक्टिव लेते हैं, तो हमने उनको चुना और कहा कि आप अपना एक टीम बनाइए, टोली बनाइए और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में एक किताब आप यदि लिखेंगे तो हम उसको फंडिंग करेंगे। और IIM को फंडिंग करते हुए उनके एक रिसर्च टोली ने बहुत सारा अध्ययन करते हुए, फिर वो भौतिक विज्ञान हो या विज्ञान के अलग अलग पहलू हो, गणित हो या हमारे आयुर्वेद हो, इस सब का अध्ययन करते हुए एक किताब हमने पब्लिश किया और उसको हम टेक्स्ट बुक के रूप में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा दिया है और वो प्रेंटिस हॉल इंडिया ने पब्लिश किया हुआ है। और उसका प्रचिति ये आई कि सारे जगहों में लोग अभी सीखना पसंद करने लगे। यथा भवान् उक्तवान् AICTE इत्यत्र यदा भवान् अध्यक्षः आसीत् तदा भारतीय ज्ञानपरम्परा सम्बलितानि इमानि कार्याणि कृतवान्। वस्तुतः अधुना NETF इत्येतस्यां संस्थायामपि प्रायः एतादृशानि कार्याणि प्रचलन्ति सन्ति। तद्विषये कृपया अस्माकं दर्शकान् बोधयतु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम होना चाहिए ऐसे कहा था। इसका अर्थ यह है कि हमारी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक। तो पहला तो जहाँ जहाँ शिक्षक का अभाव है वहाँ उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा वहाँ पे हम इंटरनेट और स्वयं का उपयोग करते हैं और स्वयं का भी स्वाकार जो किया गया था वो कार्य AICTE से शुरुआत किया था, अभी IIT मद्रास उसको आगे बढ़ा रही है। तो एक तो हुआ कोर्स के बारे में हुआ, लेकिन हमने देखा है और मुझे मेरे गुरु जो एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रथम अध्यक्ष FC कोहली, जिनको फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहा जाता है, वो बार बार मुझे कहते थे कि भारतीय भाषाओं में जब तक ये सभी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं होगी तब तक हम गाँवों तक नहीं पहुंच सकेंगे। जो शिक्षाविद छोटे छोटे जगहों में हैं उनको पहुंच नहीं सकेंगे। तो इसलिए एक तो शिक्षा अपनी अपनी भाषाओं में होनी चाहिए, दूसरी तरफ जो हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, वो सारे अंग्रेजी में होने के कारण उसमें बढ़ावा करके उसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे गांव के लोग जिनमें काफ़ी विद्या हो सकती है लेकिन वो उपयोग नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें था टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजी इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू इंडियन लैंग्वेजेस। ऐसा जब करेंगे तब सारी भारतीय भाषा अच्छी होगी और सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा हो जाएगी। कुत्रापि पश्चिमदेशे नाम विदेशे अनुसन्धानं भवति तदा भारतीयाः वदन्ति यत् एषः विषयः अस्माकं ग्रन्थे वर्णितः अस्ति, परं किं तादृशः कश्चन अश्रुतः विषयः अपि अस्ति वा यम् अधिकृत्य वयं वक्तुं शक्नुयाम यत् एषः विषयः अस्माभिः पूर्वं चिन्तितः अथ च अनुसन्धानं कृत्वा प्रतिष्ठापितः अस्ति। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और प्रश्न ऐसा है कि इसका उत्तर खोजने के लिए हमारे शिक्षा में शुरुआत से संस्कृत पढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार होता है कि किसी को नोबेल प्राइज़ मिल जाता है तो हम बाद में बोलने लगते हैं कि ये हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे अभी भी 2-3 साल पहले ही जब जापानीज साइंटिस्ट को इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब नोबेल प्राइज़ मिला, हेल्थ ठीक रखने के लिए, अपना आयु अच्छी रखने के लिए हमको हर एक हफ्ते में एक आध बार ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में तो हज़ारों साल से उपवास की पद्धति है। कोई सोमवार करता है तो कोई बुधवार करता है, गुरुवार करता है, कोई शनि करता है, तो कोई एकादशी करता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट तो देश में हज़ारों साल से है, लेकिन उसी पर
अध्ययन करते हुए जब किसी ने उसको पेश किया तो उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो ऐसे अनेक पहलू उसमें होंगे। हमने देखा है फिजिक्स में भी जो एटॉमिक एनर्जी का सिस्टम है, ये सब चीज़ कणाद ने पहले से ही किया होगा, लेकिन हम कणाद के बारे में जानते नहीं थे। और जब फिजिक्स में वो आविष्कार हो गया और उन्होंने फिजिक्स का किताब वेस्टर्न से हमको आ गया, तो हमने कहने लगे कि हम कणाद पहले से ही ये सब कहता था। तो इसलिए अभी देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक जो आज रिसर्च कर रहे हैं, उसकी काफ़ी चीज़ें शायद हमारे ग्रंथों में छुपी हुई है। और जब तक हमारे IITs, IISc यहाँ संस्कृत भी पढ़ने वाले लोग होने चाहिए, विज्ञान पढ़ने वाले भी होने चाहिए, और उन दोनों का तालमेल यदि होता है और वो ग्रंथों में लिखा हुआ हम दोबारा पढ़ के उसका अनुसंधान करेंगे और लोगों के सामने लाएंगे, तो दुनिया के जो पश्चिम जगत के लोग हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा प्रगति करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो अभी एक ही दो ही उदाहरण दे सक रहा हूँ कि ऐसे 100,000 हो सकते हैं। जैसे हमारा एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए हो, जो आज हम पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, या हम देखें कि पानी की समस्या है, वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बारे में भी हमारे देश में पहले से ही वाटर हार्वेस्टिंग था। जल कैसे रखना चाहिए, उसका प्रयोग पूरे साल तक कैसे हो सकता है, बारिश तो 2-3 महीने ही आती है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, हम भारतीय परंपरा में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु कहते हैं। तो वास्तविक रूप में हम दुनिया को ये सब दे सकेंगे ऐसे। महोदय, एतस्मै ज्ञानपरक संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं दूरदर्शन समाचार पक्षतः वार्तावलीगण पक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। धन्योस्मि द्विवेदी महोदयः। सम्प्रेरकः साक्षात्कारः। दर्शकाः, संस्कृतम् अथ साहित्यं सङ्गीतं विना नैव पूर्णमिति अस्ति कथनं नीतिकाराणाम्। अथ इत्थमेव विचार्य कार्यक्रमे निर्धारितः अस्ति भवतां मनोमोदकरः सङ्गीतनिर्झरीक्रमः। तावत् इदानीं शृण्वन्तु कर्णप्रियं सुमधुरं सङ्गीतमेतत्। नीतीश, मम मनः तु सङ्गीतश्रवणे एव सन्नद्धः। आम्, समाना एव स्थितिः मदीया अपि अस्ति, परं नियतः कार्यक्रमाय नियतः च कालः अधुना अन्तं प्रति याति इत्यपि अस्माभिः अवधेयम्। समुचितमेव। कार्यक्रमस्य अवसानघोषणायाः प्राक् अत्र निवेदनमस्माकं नूनं हि स्मरिष्यन्ति भवन्तः इति सविश्वासं मन्ये। संस्कृत साहित्य संगीत ज्ञान विज्ञान संबलिते अद्यतने कार्यक्रम विषये भवन्तः निज विचारान् अस्मान् अधोलिखितायां पट्टिकायाम् अवश्यं लिखन्तु। अथ अधुना अग्रिमे सप्ताहे समाने एव समये समागन्तुं साम्प्रतमिह आज्ञापयन्तु, मुदिताश्च तिष्ठन्तु। तावत् गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। नमो नमः।